विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले लेक्चर में नाद के लक्षणों का विस्तृत अध्ययन करते हुए जो प्रमुख 3 गुण बताए थे, तारता, तीव्रता और गुण, जो कि नाद के प्रधान लक्षण होते हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। हमने नाद के प्रधान लक्षण तारता की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट किया था कि नाद अथवा संगीतोपयोगी ध्वनि की तारता 4 बातों पर निर्भर करती है: आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। मैं सोचती हूँ आपको इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम नाद अथवा संगीतोपयोगी जो ध्वनि है उसके दूसरे लक्षण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तीव्रता। तीव्रता को ही नाद का छोटा बड़ापन भी कहा जाता है। कोई भी ध्वनि भिन्न प्रकार से धीरे अथवा जोर से उच्चारित की जाती है। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि थोड़ी सी दूर तक और जोर से उच्चारित की गई ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है। इसी तीव्रता को नाद का छोटा बड़ापन कहते हैं। नाद के छोटे और बड़ेपन में तारता अथवा आंदोलन संख्या का अंतर नहीं रहता, बल्कि कंपन विस्तार में अंतर आता है। जैसा हमने नाद की तारता के संदर्भ में आपको बताया था कि जब तार की लंबाई छोटी होती है तो तारता बढ़ती है, और जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो तारता जो है वो कम होती चली जाती है। ये हमने तानपुरे के तार के संदर्भ में आपको समझाया था कि जैसे जो 2 जोड़ी के तार हैं वो ऊंचे स्वर तारता में मिलाए जाते हैं, जबकि खरज का तार जो है वो मंद्र स्वर में मिलाया जाता है। हमने आपको इस संदर्भ में सितार की भी चर्चा की थी, और कंठ संगीत के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्वर तंतु हैं उनकी जैसे जैसे लंबाई बढ़ती चली जाती है उसकी तारता जो है वो कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे स्वर तंतु जब कम लंबे होते हैं, छोटी अवस्था में होते हैं, तो उसकी तारता अधिक होती है। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जब छोटा सा बच्चा रोता है तो वो अति तार सप्तक में रोता है। उसकी आवाज़ बहुत तारता के अनुपात से बहुत ऊंची होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब स्वर तंत्री की लंबाई बढ़ती चली जाती है, स्वर तंतु बड़े होते चले जाते हैं, तो तारता कम होती चली जाती है। आप इसको तारता को बरकरार रखने के लिए कंठ साधना अथवा अभ्यास के द्वारा ठीक उसी तरह से अपनी तारता को कायम रख सकते हैं, जैसे हम योग साधना के द्वारा अपनी मांसपेशियों को संकुचित करके उम्र के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब यहाँ हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं नाद के दूसरे गुण की, वो है तीव्रता। इस तीव्रता का तारता से कोई संबंध नहीं होता। नाद के छोटे और बड़ेपन में तारता अथवा आंदोलन संख्या का अंतर नहीं रहता, बल्कि कंपन विस्तार में अंतर होता है। बड़े नाद के आंदोलन की चौड़ाई या विस्तार छोटे नाद की तुलना में अधिक होता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि किसी वस्तु की आंदोलन की चौड़ाई अधिक होने से वायु में अधिक सघनता पैदा होती है, जो कि कानों तक पहुंचती है और कान ध्वनि की तीव्रता का अनुभव करते हैं। सघनता जितनी घनी होती है, ध्वनि उतनी ही तीव्र होती है और नाद उतना ही बड़ा होता है। कंपन विस्तार जब दुगना हो जाता है तो तीव्रता भी दुगनी हो जाती है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि जैसे किसी नदी या तालाब का जो ठहरा हुआ पानी है, उसमें जब कोई पत्थर फेंका जाता है तो जिस स्थान पर पत्थर गिरता है उस स्थान से गोल लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, जो एक बार बहुत संकीर्ण दायरे में गोल होती है, फिर जैसे जैसे वो दूर होती चली जाती है
थोड़ी दूर जाकर के वो समाप्त भी हो जाती है। इसी प्रकार किसी वस्तु में कंपन से ध्वनि तरंगे मंडलाकार आकृति में फैलती हैं। जैसे तरंगे आगे बढ़ती है, उसकी गोलाई ज्यों-ज्यों बढ़ती चली जाती है, उसकी शक्ति कम होती चली जाती है। यदि ध्वनि तरंगे मंडलाकार आकृति में न फैलकर एक ही दिशा में फैले तो वह अधिक दूर तक जा सकती है। हमारा जो चिकित्सकीय स्टेथोस्कोप उपकरण होता है डॉक्टर्स का, जिसके माध्यम से वो लोग हमारी बीटिंग को सुनते हैं, वो वस्तुतः इसी नियम पर आधारित होता है। तीव्रता को अनुभव करने की जो सीमा होती है वो यूँ तो पर्याप्त निश्चित नहीं की गई है, पर फिर भी तीव्रता की एक सीमा होती है। उस सीमा के पश्चात कान उस ध्वनि को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर उस सीमा के पश्चात की ध्वनि है तो कानों के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से इसकी एक निम्नतम सीमा भी होती है कि उससे कम तीव्रता वाली ध्वनि का हमें आभास ही नहीं हो पाता है। इसका जो कहना चाहिए नामकरण किया गया है श्रुति दहली और पीड़ा दहली। श्रुति दहली उसे कहते हैं कि उस पर्टिकुलर तीव्रता से जो कम की ध्वनि है उसे हम सुन ही नहीं पाते हैं। जहाँ से हमें ध्वनि सुनाई देनी शुरू होती है वही श्रुति दहली कहलाती है। और पीड़ा दहली जहाँ से ध्वनि सुनने में हमारे कान असमर्थ होते हैं, तीव्रता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कानों को कष्ट होने लगता है और कभी कभी हानि भी पहुँच जाती है। इस सीमा को हम पीड़ा दहली कहते हैं। संगीत की अगर हम बात करें तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में माइक को कर दिया जाता है तो वो पीड़ा दहली हो जाती है, चाहे कितनी भी सुरीली आवाज़ क्यों ना हो। और अगर बिल्कुल ही सुरीली आवाज़ के आगे माइक नहीं सुनाई नहीं दे रही तो हम उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। अतः नाद अथवा संगीतोपयोगी ध्वनि का एक लक्षण जो है वो तीव्रता ही होता है। तारता तीव्रता से किस तरह से भिन्न है इसका मैंने आज फिर आपको उदाहरण दिया, कंठ की स्वरतंत्री के माध्यम से, स्वरतंतु के माध्यम से, कि कैसे हमारे गले की जब स्वरतंतु बढ़ते चले जाते हैं उम्र के साथ साथ तो हमारी जो है वह आवाज़ की तारता कम होती चली जाती है, और छोटे बच्चे की आवाज़ की तारता बहुत अधिक होती है। और तीव्रता का संबंध शक्ति से होता है। जब आघात तेज किया जाता है तो वो ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देती है, और जब आघात बिल्कुल धीरे से किया जाता है तो वो ध्वनि बहुत कम पास तक सुनाई देती है। लेकिन जब वो मंडलाकार रूप में ध्वनि का प्रसारण होता है तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती चली जाती है और उसकी तीव्रता भी कम होती चली जाती है। तीव्रता की दो दहलियाँ हैं, श्रुति दहली और पीड़ा दहली। जब तीव्रता बिल्कुल कम हो जाती है, जैसे दूर से आती हुई बांसुरी की आवाज़ जब बिल्कुल क्षीण हो जाती है तो हमें कानों में सुनाई देना बंद हो जाता है, और जिस सीमा से हमें सुनाई दिया जाता है वही श्रुति दहली कहलाती है। और जब आवाज़ बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है तो कान के पर्दों को असहनीय हो जाती है, वही दहली पीड़ा दहली कहलाती है। मैं सोचती हूँ आपको ये नाद का गुण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब संगीतोपयोगी ध्वनि अथवा नाद का तीसरा और अंतिम लक्षण है गुण अथवा जाति। ध्वनि के बहुत सारे लक्षण होते हैं और इन लक्षणों में गुण अथवा जाति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है संगीत में। इसी लक्षण अथवा नाद के इसी लक्षण के द्वारा हमें दूर से आती हुई आवाज़ स्पष्ट हो जाती है कि ये आवाज़ तबले की है अथवा सितार की है अथवा पखावज की है या कि वीणा की है। कई बार हम आँखों से उस वाद्य विशेष को ना देखें फिर भी हम बता देते हैं कि ये आवाज़ मानव कंठ की है अथवा ये आवाज़ बांसुरी की है
ये जो नाद का लक्षण है, ये गुण अथवा जाति के नाम से जाना जाता है। संगीत में इस लक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब जहाँ तक कंठ की ध्वनि को भी हम पहचान लेते हैं कि ये मानव कंठ की आवाज़ है, किसी वाद्य विशेष की नहीं। ये हम नाद के इसी लक्षण के द्वारा पहचानते हैं, और उसमें भी हमारे कानों में इतनी सूक्ष्मता से हम उसको ये भी बता सकते हैं कि ये आवाज़ लता मंगेशकर की है, अथवा सुमन कल्याणपुर की है, अथवा हमारी किसी स्टूडेंट विशेष की है। ये जो विशेषता है, जिससे कि हम बिना देखे ही कह सकते हैं कि ये कंठ संगीत में भी कि फला विद्यार्थी गा रहा है। अब हम ऑर्केस्ट्रा की बात करें तो नाद के इसी लक्षण के आधार पर जो ऑर्केस्ट्रा का जो निर्देशक होता है, वो एक साथ समूह में बजने वाले वाद्यों में से भी पर्टिकुलर उस वाद्य की ध्वनि दूर से पहचान लेता है जो बेसुरा मिला हुआ है अथवा रिदम में नहीं है। इसी तरह से वृंद गायन में भी जब समूह में गायन किया जाता है तो जो निदेशक है वो पहचान लेता है कि फला कोने से या फला कॉर्नर पे स्थित जो स्टूडेंट अथवा सहभागी है उसकी आवाज़ लय में नहीं आ रही है अथवा बेसुरी हो रही है। तो नाद का ये जो लक्षण है वही उसका गुण अथवा जाति के नाम से पहचाना जाता है। यह नाद की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसकी वजह से हम दूर से आती हुई ध्वनि को पहचान जाते हैं। व्यवहार में केवल आवाज़ सुनकर हम ये पहचान लेते हैं कि हमें कौन बुला रहा है। हम अपने दैनंदिनी के क्रियाकलाप में भी दूर से पुकारती हुई माता की आवाज़ को बिना देखे पहचान लेते हैं, अथवा घर के बाहर आवाज़ देते हुए मित्र की आवाज़ को अथवा पड़ोसी की आवाज़ को पहचान लेते हैं। हम अपने भाई बहन अथवा मित्र की आवाज़ में फ़ौरन से नाद के इस लक्षण की वजह से डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं कि ये आवाज़ अमुक व्यक्ति की है और वो ही हमें बुला रहा है। ये गुण केवल कानों का अनुभव नहीं बल्कि नाद का उत्पादक का भौतिक आधार है। वैज्ञानिकों का कथन है कि मूल नाद के साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें उपज स्वर या सहायक नाद कहा जाता है। इनकी संख्या ही नाद की जाति का निर्धारण करती है। अच्छे सितार अथवा तानपुरे में झनकार के साथ रे और ग उपस्वर बहुत ही साफ सुनाई देते हैं। इन उपस्वरों की आंदोलन संख्या मौलिक स्वरों की आंदोलन संख्या से 9 गुनी ऊंची होती है। तानपुरे में इतनी सहायक नाद अथवा स्वयंभू स्वरों के आधार पर मात्र 4 तारों में 7 स्वरों की सृष्टि की जाती है, जिसे कि हम कानों से अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे उपस्वरों की संख्या बढ़ती जाती है उसकी तीव्रता मूल नाद से क्रमशः एक अनुपात में निर्धारित होती चली जाती है, किंतु सभी तीव्रता का कम होते जाना आवश्यक नहीं। कभी कभी उत्पन्न सहायक नादों के बीच सहायक नाद पहले से भी अधिक तीव्र होते हैं। कुछ खिंचे हुए तार को कंपित करने के तरीके के बदलने से नाद के उपस्वर भी बदल जाते हैं, फलतः उनका गुण बदल जाता है। जैसे किसी नुकीले या वजनदार वस्तु से तार पर आघात करने से तीव्रता से बहुत से उपस्वर उत्पन्न हो जाते हैं और नाद की जाति बदल जाती है। तार छेड़ने का स्थान भी बदल देने से स्वर का गुण बदल जाता है। जैसे बाज के तार को मिज़राफ द्वारा जब गलत जगह पर आघात कर दिया जाए तो उसकी ध्वनि बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार वायलिन में भी बो को अगर गलत जगह से रगड़ दिया गया तो उसका स्वर का गुण बदल जाएगा।
सहायक नादों के उपपद स्वर का क्रम एक विशिष्ट प्रकार का होता है और इसी से सभी परिस्थितियों में नाद की जाति अलग अलग होती है। ध्वनि के इन तीनों गुणों का सुंदर समन्वय ही श्रेष्ठ संगीत की संरचना करता है। बच्चों, मैं सोचती हूँ आपको अब संगीतोपयोगी नाद के जो प्रधान गुण हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कानों की श्रवण प्रक्रिया अथवा ध्वनि के ग्राहक कान और ध्वनि हम कैसे सुनते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हमने ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, उसका गमन कैसे होता है, गमन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए ध्वनि अथवा संगीतोपयोगी नाद मधुर ध्वनि कहना चाहिए, उसके लक्षणों का हमने विस्तार से चर्चा कर ली। अब ध्वनि को ग्रहण कैसे किया जाता है, उसकी संवेदना कानों के द्वारा कैसे होती है, इसकी संरचना का हम विस्तार से वर्णन अपने अगले व्याख्यान में करेंगे।